प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेकंड पेपर का जो एक व्यापक अध्ययन कर रहे थे कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके संदर्भ में ही हम आज आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में आपको क्या पढ़ना है, क्या उलझने हैं और उन उलझनों के हम कैसे समाधान करेंगे, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ अन्य बातों पर भी चर्चा किया था जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित रहे हैं। आज उसी के बचे हुए जो भाग हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो बच्चों, जन प्रतिनिधि अधिनियम के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा। देखिए, जो जन प्रतिनिधि अधिनियम है इसके संदर्भ में हमको जो पहली बात पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम कब बनता है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे आगे चल के, जब हम आपका क्लास पूरा कंप्लीट करने लगेंगे तो वहाँ पर हम आपसे चर्चा ये करेंगे कि देखिए, जो जन प्रतिनिधि अधिनियम है यह 2 बार बनता है। आप कहोगे कि सर 1950 में भी बनता, 1951 में बनता है। तो इसका मतलब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि 1950 में तो भारत की संसद ही नहीं थी। क्लियर? तो फिर ये बन कैसे गया? तो आपको फिर वहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिए, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है इसको जानने के समय आप ये जानिए कि जो भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है या भारतीय संविधान की बात अगर आप करें तो जनप्रतिनिधि अधिनियम की बात अभी आप रहने दीजिए। आप याद रखिएगा कि जो भारत का संविधान है वो 2 बार लागू हुआ है। एक 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और दूसरा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो अब सवाल यहाँ पर है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को बनाने की आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी? कि जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास अधिनियम नहीं होगा तो जनता के जो प्रत्याशी वो प्रतिनिधि होंगे वो हमारी संसद में पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? तो इस समस्या के समाधान के लिए ये तय हुआ कि भाई, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या संविधान सभा है, क्यों ना हम अपनी इस संविधान सभा को ही क्या कर दें, संसद में बदल दें। तो ऐसी स्थितियों में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो संसद में बदल गई थी और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किसका निर्माण किया था? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का निर्माण किया था। ठीक है। और देखिए, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम आता है इसकी जो मुख्य विशेषताएं आएंगी उसमें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि सर देखिए, जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है इसमें हैं तो 32 क्लॉज, 32 क्लॉज सेक्शंस, लेकिन इस 32 सेक्शंस में कुछ ही सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जब 1950 का जब ये एक्ट आता है तो वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि आप मतलब जो संसद आएगी, संसद में जो लोकसभा होगी, इस लोकसभा में कुल कितनी सीटें आप निर्धारित करेंगे। क्लियर? और इसका निर्धारण करने का स्वरूप क्या होगा? क्या कोई भी जो संसदीय सीट है क्या वो एक ही जिले में रहेगी या एक से अनेक जिलों में जाएगी? तो ये एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और उस परिसीमन आयोग ने, ठीक है, संपूर्ण देश को, ठीक है, क्या किया? तो आप कहोगे कि सर 550 संसदीय क्षेत्रों में बांटा था।
खैर, इस पर हम लोग और आगे गहराई में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आई थी राज्यसभा के बारे में। तो वहाँ राज्यसभा के बारे में भी एक समस्या ये थी कि हम अमेरिका की तरह से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे थे। जैसे अमेरिका में ये है कि प्रत्येक राज्य को समान रूप से महत्व दिया गया है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जहाँ पर 31 सीटें हैं, वहीं सिक्किम जैसे राज्यों को केवल 1 सीटें राज्यसभा में दी गई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 ऐसे हैं, जैसे आप कह सकते हो कि दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है, इनको महत्व दिया गया है, लेकिन अन्य को नहीं दिया गया। तो चूंकि भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना था, इसलिए इसका भी निर्धारण करना एक दुरूह कार्य था। तो फिर इस प्रकार से जनप्रतिनिधि अधिनियम में इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, पुनः जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, गहराई में जाएंगे। अभी हम लोग केवल बाह्य रूप में चले जा रहे हैं। फिर आता है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां तथा कार्य। तो बच्चों देखो, कह रहा है कि संवैधानिक पद पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां। तो इसमें आप पढ़ोगे क्या? पहली चीज तो आप एक चीज याद रखना, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। निकाय का मतलब बॉडी है, ठीक है, और इसके अतिरिक्त होता है गैर संवैधानिक होता है, फिर इसके बाद सांविधिक होता है, ठीक है ना, फिर असंवैधानिक होता है। तो हमको ये सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें जाननी चाहिए, ठीक है, कि संवैधानिक किसे कहते हैं। तो आप कुछ मत करो, बस केवल इतनी सी बातें अपने माइंड में याद रखना कि सर ऐसे पद जिनका उल्लेख संविधान में है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि संविधान के किसी भी आर्टिकल में अगर किसी पद की या मतलब पद या संस्था का उल्लेख है तो वह संवैधानिक पद है, और अगर नहीं है तो गैर संवैधानिक है। क्लियर? तो अब यहां पर कह रहा है कि संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां, ठीक है, और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां। तो संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां कैसे हो रही हैं, ठीक है, कैसे ये कार्य कर रहे हैं, ये आपको जानना होगा। जैसे हमारा राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा के स्पीकर्स हैं, ठीक है, जनरल सेक्रेटरीज हैं, महासचिव जो जिसे आप कहते हैं, इनके हैं। फिर इसके बाद आप अन्य में जैसे यूपीएससी है, ठीक है, तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है। देख रहे हैं, ये लिखा हुआ संवैधानिक निकाय है। इलेक्शन कमीशन है, ये भी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो फिर इन सबों के बारे में भी आपको जानना होगा, और ये कह रहा है कि आप बताएंगे कि इनकी शक्तियां क्या हैं और इनके कार्य तथा उत्तरदायित्व क्या हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ये चीज़ें पढ़नी होगी। फिर अगला जो हमारा आ रहा है वो है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपने संवैधानिक तो जान लिया, लेकिन सांविधिक या स्टैच्यूरी को नहीं समझा कि स्टैच्यूरी किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, सांविधिक निकाय का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे, अगर आपसे बस इतना पूछा जाए सांविधिक या स्टैच्यूरी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप कहोगे कि सर देखो, भारत में कानून निर्माण की, ठीक है, 2 स्तरीय प्रणाली है, ठीक है, मुख्यतः 2 स्तरीय, वैसे ग्राम पंचायत को भी आप लेना चाहो तो 3 हो जाएगी, लेकिन मुख्यतः हम 2 की बात कर रहे हैं। एक केंद्र है, दूसरा प्रांत है। तो केंद्र में जो सबसे बड़ी पंचायत है हमारी, वो क्या है? तो आप कहेंगे कि सर राष्ट्रीय पंचायत है, मतलब संसद है। और फिर इसके बाद प्रांतों में भी जो विधानसभाएं होती हैं वो प्रांतीय पंचायत होती है ना। तो अब कह रहा है कि
ये सांविधिक क्या है? तो आप कहोगे कि संसद द्वारा या राष्ट्रीय पंचायत द्वारा या प्रांतों की विधानसभा द्वारा या आप कहोगे कि प्रांतीय पंचायत द्वारा। क्लियर? निर्मित कानूनों के अंदर जो कानून इन्होंने बनाए रखा है, उन कानूनों के नियमों के अंदर जो है या कानूनों के अंतर्गत जो है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए तो उसे सांविधिक कहा जाता है। क्लियर? फिर से मैं बताऊं कि देखिए संवैधानिक किसे कहते हैं, तो आपको बता दिया भाई जो संविधान के किसी भी आर्टिकल में है, ठीक है, अगर उसका उल्लेख है तो वह संवैधानिक हुआ। लेकिन फिर कह रहा है कि सांविधिक क्या है? तो सांविधिक का मतलब यह है कि संसद और विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों के द्वारा जब कोई निकाय बनाया जाए, निकाय मतलब बॉडी बनाया जाए, तो उसे सांविधिक, ठीक है, निकाय या बॉडी कहा जाता है। क्लियर? अब बच्चों एक और पोर्शन आता है और वो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि गैर संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहीं पर मैं आपको 3 चीज़ों में अंतर भी स्थापित कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो बाद में हम लोग जब इसको पॉइंट वाइज मतलब एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ेंगे तो वहाँ देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि साहब आम आदमी से ये उम्मीद की जाती है कि वो इतनी चीज़ें जानता होगा। गैर संवैधानिक क्या है? तो आप कहोगे जिसका संविधान में उल्लेख ही ना हो, ठीक है, वह गैर संवैधानिक है। लेकिन ठीक है, असंवैधानिक नहीं है, वो गैर संवैधानिक है। जैसे योजना आयोग, जिसे हम लोग आज नीति आयोग कह रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन संसद ने क्या किया? संसद ने किया क्या? तो जन कल्याण के लिए या जनहित के लिए योजना आयोग, जैसे हम लोग 1 जनवरी 2015 को किस में चेंज कर देते हैं? नीति आयोग में चेंज कर देते हैं। तो ये सभी क्या है? एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, ये सभी जो है गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आप इसके साथ साथ एक और आता है और वो है असंवैधानिक। तो देखो हमने आपसे चर्चा कर ली, संवैधानिक की चर्चा कर लिया, सांविधिक की चर्चा कर लिया, गैर संवैधानिक की चर्चा कर लिया। अब हम असंवैधानिक की बातें कर दें कि असंवैधानिक क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों जो असंवैधानिक है, अगर हमसे पूछा जाए कि सर ये असंवैधानिक क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ठीक है कि अब जैसे देखो कि जो मतलब संविधान के विरुद्ध है, जिसका प्रयोग करने पर आपको दंडित किया जाता है, जैसे हत्या करना, ठीक है, अपहरण करना, ठीक है, ये सभी क्या हैं? ठीक है, वो ये असंवैधानिक है और इस पर आपको दंडित किया जा सकता है। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप को संवैधानिक और इस पर जो है सांविधिक पर आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक अप्रिय शब्द है असंवैधानिक, मतलब जो हमारी नैतिकता के विरुद्ध है वो असंवैधानिक है। क्लियर? एक शब्द में आप याद रखें, जो हमारी परंपरा, हमारी नैतिकता, हमारी सामाजिकता के विरुद्ध है वो सभी असंवैधानिक में आते हैं। फिर बच्चों एक और हमारे सामने बात आती है कि अर्धन्यायिक क्या है, ठीक है, किसे आप अर्धन्यायिक कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो अर्धन्यायिक होती हैं उसमें फर्स्ट बात आप याद रखेंगे कि अर्धन्यायिक का मतलब ये होता है कि भाई देखिए इनके अंदर, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ तो होती हैं, ये कार्य मतलब कानून को ये लागू करती हैं, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा जो अर्धन्यायिक संस्था है इसका क्या मतलब हुआ, हम आपको और आसान तरीके से बता दे रहे हैं। देखिए ठीक है, अर्धन्यायिक भी शायद कहीं मैंने शायद चर्चा की है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या चर्चाएं हुई हम लोगों के बीच। तो बच्चों एक बात हम लोगों के बीच में ये देखिए, शायद यहाँ पर कहीं पर मैंने आपको बताया था कि अर्धन्यायिक क्या है। तो फिलहाल
ये देखिए अर्ध न्यायिक निकाय, सांविधिक विनिमय और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, यहीं पे था, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस पे हमको बताना है कि अर्ध न्यायिक का क्या मतलब है। तो बच्चों अर्ध न्यायिक का मतलब ये होता है कि देखो कि ये न्यायालय तो नहीं है। अर्ध न्यायिक का मतलब है कि अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं होती हैं, ये संस्थाएं या बॉडी होती हैं, ये क्या है, न्यायालय नहीं है। ठीक है, लेकिन न्यायालय जैसे कार्य करते हैं, ये कानून को लागू करते हैं। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी प्राधिकरण होते हैं यह अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं। ठीक है, मतलब इनके लोगों को, ठीक है, क्वासी आप कह सकते हैं जुडिशियल बॉडी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो अब आपने अर्ध न्यायिक की बातें कर लिया, मतलब आप कह सकते हैं कि अर्ध न्यायिक में जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, प्राधिकरण बनते हैं, वो सभी अर्ध न्यायिक होते हैं। अब बच्चों इसके साथ साथ हमको और सारी की सारी चीज़ों को देखना था। उसमें देखिए हमको नीति आयोग के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि नीति आयोग क्या है। ठीक है, और विकास, देखिए ये दिया हुआ है कि सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकलन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय के बारे में हमको पढ़ना है कि जो सरकारी नीतियां हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए, ठीक है, जो हस्तक्षेप किए जाते हैं, ठीक है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या समस्याएं आती हैं, हमको ये भी हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ हमको आज के संदर्भ में कह रहा है कि विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागत तथा अन्य पक्षों की भूमिका। ठीक है, ये भी सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो विकास की प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, जैसे जैसे आप कहते हैं एनजीओ कहते हैं, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, लोग ग्रुप बना लेते हैं और उसके द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, उस पर भी हम लोगों को चर्चाएं करनी होंगी। चर्चाएं नहीं बल्कि व्यापक अध्ययन करना होगा। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जो जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, ठीक है, क्लियर? तो जो ये अति संवेदनशील वर्ग, ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं जो हमारे समाज के शोषित वर्ग हैं, इन शोषित वर्ग के लिए, ठीक है, हमारी केंद्र और राज्य सरकारें क्या वर्क करती हैं, क्या ये इनकी नीतियां हैं, ठीक है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कार्य किए जाते हैं, हमें इसको भी पढ़ना होगा। ठीक है, और बच्चों साथ साथ में हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय भी हमको पढ़ना होगा, क्योंकि जो भारत है, ये भारत कैसा है, तो आप कहेंगे कि सर एक लोक कल्याणकारी देश है। ठीक है, तो भारत सरकार की जो भी नीतियां बनती हैं, ठीक है, उसके मूल में जनहित ही प्रमुख होता है। तो सब मिलाकर के आपने देखा कि हमें जो अपना अध्ययन करना है, ये अध्ययन हमारा कैसा होगा। तो बहुत सीधी सी बात मैं आपके बीच में करना चाहूँगा कि ये देखिए फिर कह रहा है कि गरीबी और भूख से संबंधित विषयों पर भी आपको पढ़ना है, शासन व्यवस्था पढ़नी है, पारदर्शिता है, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग हैं, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं हैं, नागरिक चार्टर के बारे में आपको पढ़ना है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। फिर कह रहा है कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम आपको याद कर दें कि लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको, ठीक है, कंप्लीट हमारी जो नौकरशाही है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए जो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका है, इसको आप बेहतर तब पढ़ सकते हैं जब आप सेपरेशन, मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन का जो सिद्धांत है उसको बेहतर जानते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण अगर पर आपकी पकड़ है
तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। क्योंकि देखिए जो भारत में शक्ति पृथक्करण है, ठीक है, ये तो वैसे तो फ्रांस का जो दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू, तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो अवश्य दिया गया था। लेकिन बच्चों हमको एक खास बात याद रखना होगा कि ऐसा नहीं कि भारत में मॉन्टेस्क्यू ने जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया है उसी के बाद ही भारत में लागू हुआ। लेकिन देखिए जो भारत है ना, तो भारत में अगर आप देवताओं को भी देखें तो देवताओं में भी सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर हम अपने वैदिक धर्म को देखें, क्लियर, तो आप वैदिक धर्म के अंदर भी देखेंगे कि वहाँ पर सर एक बात है। क्या बात है? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर त्रिदेव की कल्पना की गई है, ठीक है, त्रिदेव। अब एक चीज़ देखिएगा, ठीक है, कि जो त्रिदेव का मतलब है वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है। तो जो ब्रह्मा का काम है वो है सृजन करना, ठीक है। तो यही चीज़ तो हमारी विधानसभा भी करती है या संसद करती है, कानून बनाती है। और विष्णु जो होते हैं ये कार्यपालिका है, मतलब ये संचालन करते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद जो महेश हैं ये क्या करते हैं, जो लोग गलत करते हैं उनको दंडित करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रही हैं, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक देश में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। क्योंकि जो भारत है ना, भारत के अंदर जो सेपरेशन ऑफ पावर है वह एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। अब अमेरिका में अगर आप बात करोगे तो अमेरिका के अंदर देखो सेपरेशन ऑफ पावर में स्पष्ट डिवीजन है। कैसा स्पष्ट डिवीजन है, जरा ये बात को समझो। आप देखो अमेरिका में लेजिस्लेशन का काम करने का कार्य कांग्रेस करती है। तो अमेरिका में जो कांग्रेस है उसका कार्य है केवल वो कानून बनाएगी, सीधी सीधी सी बात है। और जो प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट क्या करेगा, आप कहेंगे कि यह मुख्य एग्जीक्यूटिव है, मतलब सारे जो कानून होते हैं वो यही लागू करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की। तो ये तीनों आप देख रहे हैं कि तीनों का एक दूसरे से एकदम अलगाव है। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है ये कानून नहीं बनाएगी, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है भाई। भारत में तो संसद कानून बनाती है, ठीक है। ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी डेलीगेटेड जो पावर्स होती हैं उस पर भी कानून बनाता है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कानून को बना करके इसे लागू करा देता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि भारत में जो है कभी भी कंप्लीट सेपरेशन तो है ही नहीं। भारत के अंदर जो है एक अद्भुत विशेषता आप ये देखिए ना कि भारत में जो मंत्रिमंडल चुनी जाती है वो किससे चुनी जा रही है, तो आप कहेंगे कि सर लोकसभा और राज्यसभा के बीच से चुनी जाती है। और ये समस्त लोग जो होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, आप कहेंगे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप कहोगे कि सर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भारत के अंदर क्या है, पावर्स में एकदम काफ़ी उलझाव है, एक दूसरे से ये जो है लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बात बड़ी साफ सी बात है कि दो लोगों की लड़ाई में लाभ तीसरे को होता है, सीधी सीधी सी बात है। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत में जब कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव आपस में लड़ेंगी, न्यायपालिका उसको रोकेगी, तो सीधी सी बात है कि इसका लाभ जो होता है वो भारत की जनता को मिलता है, क्लियर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन तीनों को कभी भी एक साथ नहीं आने दिया जाता है। क्योंकि देखो जो तानाशाही होती है उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो आप कहोगे कि सर जब ये तीनों शक्तियाँ एक ही हाथों में आ जाएंगी तो वो बट नेचुरल है कि एब्सोल्यूट पावर आ जाएगा। और जहाँ पर एब्सोल्यूट हो जाता है, कहीं पर भी अगर एब्सोल्यूट है तो कहा जाता है कि एब्सोल्यूट मनी करप्ट मैन एब्सोल्यूटली। अगर व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन है तो बहुत हद तक करप्ट होगा, बहुत ज़्यादा स्तर तक वो करप्ट होगा, ठीक है ना।
ठीक इसी प्रकार आपको ये देखना है कि जो लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि देखो अब यहाँ पर आपकी थिंकिंग वो नहीं है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लोकतंत्र क्या है, बल्कि ये कह रहा है कि लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका। ठीक है, तो अब सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र कहाँ होगा। बच्चों, लोकतंत्र वहाँ होगा जहाँ पावर का सेपरेशन होगा। ठीक है, पृथकीकरण होगा, सेपरेशन होगा। ठीक है, तो जो पावर का सेपरेशन होगा, लोकतंत्र वहीं होगा। ठीक है ना। जब पावर का सेपरेशन नहीं रह जाएगा और वो पावर एक हाथ में आ जाएगी, तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। फिर वो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि वो सर डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तानाशाही में हो जाएगी। और जो लोकतंत्र की एक खास बात होती है, ठीक है, कि यहाँ पर शक्ति तो ठीक है 3 लोगों में होती है। एक चीज़ और होती है कि जो हमारे यहाँ प्रेस होता है, लोकतांत्रिक देश में जो प्रेस होता है, ठीक है, ये प्रेस क्या होता है, ये स्तंभ की भांति काम करता है, 4th कॉलम या 4th स्तंभ होता है ये। ठीक है ना, क्लियर। तो ये भी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। और फिर कह रहा है कि इन परिस्थितियों में, ठीक है, जो हमारी सिविल सेवाएं हैं उनकी क्या भूमिका है। क्लियर। और अब देखिए जो अगला पोर्शन चल रहा है, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। ठीक है, तो देखिए भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, तो सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं। ठीक है ना, तो उन पड़ोसी देशों में जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक है, म्यांमार है, ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं, ठीक है, पाकिस्तान है, चीन है, इन सब के साथ जो है हमारे जो संबंध है, हमें उसकी बातें करनी है। फिर कह रहा है कि द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। करार मतलब समझौते। द्विपक्षीय का मतलब है 2 लोगों के बीच, ठीक है, जो समझौते होते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्षेत्रीय में है जैसे सार्क है, ठीक है, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है, इप्सा है, ये सब जो है, तो ये क्षेत्रीय संगठन हो गए। फिर कह रहा है कि जो वैश्विक समूह है, ठीक है, जैसे यूएनओ है, यूनेस्को है, ठीक है ना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और चाहे आप किसी को भी पढ़ना, ठीक है, चाहे वो द्विपक्षीय समझौते पढ़ो, चाहे वो क्षेत्रीय हो या वैश्विक हो, उनके साथ आप सदैव भारत को जोड़े रखिए। ठीक है, कि क्योंकि अगर आप भारत को जोड़ोगे नहीं तो भाई आप कैसे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करोगे। ठीक है, फिर कहता है कि जो ये सब समझौते हो रहे हैं उससे भारत कितना प्रभावित होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं जरा क्या मतलब ये कहना चाह रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव। भारत की कह रहा है कि भारत के जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, और भारत के जो परिदृश्य हैं, पर ये देखो, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, और जो विकासशील देश हैं, ठीक है, या अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर कह रहा है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिशेष, ये सब आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, ठीक है, वो बहुत सारे हैं, ठीक है, उन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, और उन सबको जब आप पढ़ें तो आप ये देखें कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चों अब हम लोग, ठीक है, ने एक जनरल एक सर्वे देखा है कि जो हमारा सिलेबस है उसका हम लोगों ने जनरल सर्वे किया। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्लासेस है वह आपका स्पेशलाइज्ड क्लास होगा और अकॉर्डिंग टू टॉपिक, ठीक है, हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे।
तो बच्चों आज इतना ही, ठीक है। फिर हम शुरुआत से लेकर के आएंगे, स्पेशलाइज्ड होकर आएंगे। थैंक यू बच्चों, विशिंग ऑल द लक। नमस्ते।